भारत सरकार ने 2027 से कारों के कार्बन एमिशंस को 1/3 तक घटाने की योजना बनाई है। ये टारगेट पहले के टारगेट से दोगुना तेज है, वो बताया जा रहा है। इस कदम को लेकर देश की प्रमुख ऑटो कंपनियां चिंतित हैं और इसे बहुत आक्रामक बताया गया है। ऑटो कंपनियां कह रही हैं कि अगर इसे लागू किया गया तो इंडस्ट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट खतरे में पड़ सकता है। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ यानी सियाम ने सरकार को एक नोट भेजा है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर प्रस्तावित नियम लागू हुए तो इंडस्ट्री को अरबों रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और भविष्य के इन्वेस्टमेंट भी रुक सकते हैं। सर, 52,000 करोड़ का स्टॉक जो है पाइलअप है। कार सेल्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और अब नए कानून जो लगता है पूरा खेल ही बिगाड़ देंगे। सर बिल्कुल, देखिए ऑटो सेक्टर एक बड़े चैलेंज से गुजर रहा है और हाल के वक्त में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा सिरदर्द है। और भारत के लिए मेटल वाला भी सर, बिल्कुल, और भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए इस वक्त के ऑटो सेक्टर के लिए एक अलग तरह का चैलेंज मौजूद है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो जो चीन की जो चुनौती है वो है, जहाँ पे कि रेयर अर्थ मैग्नेट को देने से दुनिया भर को चीन ने मना कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि क्या दुनिया भर के जो ऑटो कंपनियां हैं उनकी फैक्ट्रियों पे ताले पड़ जाएंगे क्या। तो उस बैकड्रॉप में अगर आप देखिए तो भारत में जिस तरह से सरकार रेगुलेशन तेज कर रही है, जिस तरह से रेगुलेशंस में नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जिस स्पीड से सरकार जो आईसी इंजन है उससे कन्वर्ट करके सोलर माफ कीजिए ईवी पर शिफ्ट करना चाहती है, वहाँ पे ऑटो कंपनियों के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा होती हुई नज़र आ रही है जी। कंपनियों को नए नॉर्म्स के मुताबिक खुद को चेंज करना और खुद को ईवी पे पूरी तरह से, जब इंटरनल कंबस्टन इंजन से आप चेंज करके पूरा ईवी करेंगे तो उसमें नए आपके इन्वेस्टमेंट हैं, लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट हैं। और उसके बाद मसला केवल वहाँ तक नहीं रुकता है, असल में मसला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। क्योंकि आदमी ले भी ले सर गाड़ी तो चलाए कहाँ, उसको चार्ज कहाँ करे, और उसके पे जो प्राइस डिस्पैरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है सर। वो भी अगर इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से देखें जो बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है, 10 लाख 12 लाख में अगर टाटा की मतलब एक नेक्सॉन की गाड़ी के अगर कंपैरिजन करें सर, अगर डेटा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 10-12 लाख में टाटा के नेक्सॉन मिल जाती है, लेकिन वही अगर आप ईवी खरीदने जाएंगे तो 17-18 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो जो ये 5 से 7 लाख का जो गैप है सर, वो इंडियन कस्टमर्स मुझे नहीं लगता कि बियर कर पाएंगे, और करेंगे भी तो उनकी जो तादाद होगी, जो उनके जो परसेंटेज वो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगा। तो अभी जो लोग ईवी ले रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले से एक कार है। अगर आपको कहीं लंबा जाना है, दूर जाना है, तो आप अपने पेट्रोल या डीजल की गाड़ी से जाते हैं और शहर में कम्यूट करने के लिए ईवी लेना चाहते हैं। अब सरकार ने जैसा दिल्ली को लेके आ रहा है बार बार की इंपाउंड हो जा रही है सर गाड़ियाँ, बिल्कुल, वो 10 से 15 साल वाला जो डीजल और पेट्रोल वाला मामला है, उसके साथ ही सरकार का आगे का प्लान ये है कि अगले कुछ साल में सरकार दिल्ली में किसी भी तरह की पेट्रोल या डीजल गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर ही बैन लगा देगी। इसका मतलब ये है कि आपको मजबूरी में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना पड़ेगा। तो ये रेगुलेशंस असल में ऐसा लगता है कि कार कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। जी। अब प्रवीण सर, सियाम के कुछ सुझाव हैं, उन पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है। जैसे वो कह रहे हैं कि 33% के बजाय 15% तक का जो कटौती का प्रस्ताव है वो होना चाहिए, उत्सर्जन जो कार्बन एमिशंस वाला। फिर E20 और बायोगैस वाहनों के लिए भी छूट देने की बात वो कह रहे हैं। फिर कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, GST में कमी की बात कर रहे हैं। तमाम तरह के इन्होंने फैक्टर्स गिनाए हैं ताकि जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। कैसे देख रहे हैं सर इन डिमांड्स को? बिल्कुल, देखिए, एक तो देश में जो सबड्यूड डिमांड बनी हुई है कारों की बिक्री की, अब उसमें बार बार एक मसला टैक्स का सरकार का आता है कि सरकार जो गाड़ियों पे टैक्स ले रही वो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से लोग, आम आदमी कार खरीद नहीं पा रहा। इसीलिए अभी हाल में भी एक आज न्यूज़ रूम में आप चर्चा भी कर रहे थे सर, ऑल्टो कार की आपने कंपैरिजन की थी, कहा कि जो शोरूम में बनाने की कीमत है ऑल्टो की वो 3 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन वो ऑन रोड आते आते वो 5-5.5 के आसपास बिक रही है। 2.5 लाख रुपए का टैक्स है। इसी बीच सर पिछली बार मनी सेंटर में हम लोगों ने चर्चा किया था, आपके साथ ही चर्चा किया था, 40% टैक्स लगाने की बात की जा रही थी कार पर, उस समय जब 52,000 करोड़ का स्टॉक जो है पाइलअप। नहीं, बिल्कुल, कारों पे जो 28% जो बेसिक कार है, मान लीजिए ऑल्टो जैसी जो सबसे सस्ती कारों में जिनको माना जाता है, और ये माना जाता है कि आम आदमी ऑल्टो जैसी कार, एंट्री लेवल की सस्ती कार
खरीद सकता है। लेकिन वहाँ पे भी जब आप टैक्स इतने ऊंचे लेते हैं तो कार कंपनियों के लिए भी मजबूरी हो जाती है, उनके मार्जिन, उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो क्या सरकार, अच्छा दूसरी चीज़ सरकार की पॉलिसी का एक और मसला ये है कि क्या 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल को बंद कर देना चाहिए। ये कितना उचित फैसला है? इसको इस संदर्भ में भी देखिए कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, लोगों की सैलरीज या दूसरे कामकाज में मसले हैं, और अधिकतर लोग, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं सर, अधिकतर लोगों के पास जो 10 से 12 लाख या 15 लाख की गाड़ी है वो सब ईएमआई पर है, कार से लोन ली हुई है। कोई ऐसे नहीं, बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं जो पूरा कैश देकर जो है पैसा लेकर गाड़ी खरीद रहे हैं, अधिकतर ईएमआई पे खरीद रहे हैं। आज मैं न्यूज रूम में भी था सर, बहुत रोष है इस खबर को लेकर, दिल्ली वाली खबर को लेकर। लोग कह रहे हैं कि जिस देश में स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति है, क्लैरिटी नहीं है, वैसे देश में ऐसी व्यवस्था लागू करना कितना न्याय संगत है सर? नहीं, उसमें एक और मसला है और वो पॉलिसी के ही फ्लॉज को दिखाता है, गड़बड़ियों को दिखाता है। जिस गाड़ी को आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गाड़ी का पॉल्यूशन आप चेक कराते हैं, पॉल्यूशन नॉर्मल है, गाड़ी किसी की मेंटेन्ड है, मान लीजिए मेरी गाड़ी ही मेंटेन्ड है, डीजल की गाड़ी है लेकिन बिल्कुल मेंटेन्ड है, उसमें पॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है, उसका सर्विसिंग टाइम पे है, एमिशन उसके प्रॉपर हैं मान लीजिए। अब उस गाड़ी को, जिस गाड़ी को 10 या 11 लाख रुपए में ख़रीदा गया, डीजल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, और 10 साल में आप उसको हटाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब 10 साल की उसकी आपने शेल्फ लाइफ कर दी तो उसका मतलब है 10 साल बाद जब आप उसको बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट तो जीरो हो गई। एग्जैक्टली। दूसरी बात, अब आप देखिए कि उस गाड़ी को होल्ड करने की आपके पास आपकी कॉस्ट क्या बैठी, 1 लाख रुपए साल की कॉस्ट आपकी उस गाड़ी को होल्ड करने की बैठी, और 7 साल तक हमने उस पर ईएमआई दिया। ईएमआई को तो छोड़ दीजिए, आप ईएमआई छोड़ दीजिए, आप पेट्रोल डीजल डलाने का कॉस्ट छोड़ दीजिए, मेंटेनेंस छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस छोड़ दीजिए, फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया, जो जीएसटी दिया, वो सारा आप छोड़ दीजिए। लंबा चौड़ा तो वो खर्चा है, लेकिन आप मतलब एक होल्ड करने की प्लेन कार को आपने अपने पास रखा 10 साल, तो उसकी 10 लाख की अगर गाड़ी है तो 1 लाख रुपए साल की आपके पास उसकी होल्डिंग हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका दरअसल ये वायबल ऑप्शन हुआ नहीं। कम से कम 15 साल आपको डीजल गाड़ी, क्योंकि गाड़ियों के 1500 सीसी या 1200 सीसी के इंजन, और अगर आप ठीक से रखें तो उनकी कैपेसिटी होती है, और ख़ास तौर पे भारत जैसे अफोर्डेबल मार्केट में अगर आप इस तरह से फेज आउट करेंगे गाड़ियों को, तो ये एक आम लोगों के लिए दरअसल एक बड़ा झटका है। लोगों को मजबूरी में गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी, मजबूरी में कर्ज लेना पड़ेगा, और मजबूरी में उनके पास एनपीएस बैंकों के बढ़ सकते हैं, और लोगों के जेब पर भी एक स्ट्रेस पड़ता हुआ दिखाई देता है। सर, क्या जो आप फैक्टर्स अभी गिना रहे हैं, इन्हीं सब की वजह से, इन्हीं सब चिंताओं की वजह से कार डीलर्स हों, जो सियाम हो, वो चिंतित नजर आ रहे हैं? क्या इसके पीछे एक और एंगल ये भी है कि जो चाइनीज रेयर अर्थ मेटल वाला जिसने आपने बताया, कारों की जो कार कंपनियां हैं वो तो खुल के ये बात सरकार के सामने कहते नहीं कि पॉलिसीज़ में चेंज हो। उनको, कार कंपनियों को एक तरह से इसमें ये फ़ायदा है कि अगर 10 साल पे गाड़ी ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है, तो जाहिर तौर पर लोग दूसरी गाड़ी लेंगे, चाहे मजबूरी में लें, इस तरह से कार सेल्स हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद गाड़ियों की जो डिमांड है या जो बिक्री है वो लगातार, आप पिछला 1-1.5 साल से देख लीजिए, बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। तो कारों की बिक्री इसी वजह से रुकी हुई। खास तौर पर आप देखेंगे तो एंट्री लेवल की, या जो इनको अफोर्डेबल गाड़ियां कहा जाता है, हैचबैक कारें हैं, वो नहीं बिक रही, महंगी गाड़ियां बिक रही, एसयूवी 15, 16, 17, 20 लाख ऐसी गाड़ियां बिक रही हैं। यानी आम आदमी के बजट से कार हो गई है बाहर जी, और उसमें हाथ कार कंपनियों का कम है, सरकार का ज़्यादा है। ओके सर, एक और चिंता वाली बात है जिसको मैं आपसे डिकोड करवाना चाहूँगा। सरकार की ये भी योजना है सर कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री जो है पूरी तरह से बंद की जाए, लेकिन सियाम का मानना है कि सर ये जो कदम है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। उन्होंने सियाम ने एक उदाहरण भी दिया, यूरोप का उदाहरण दिया, कहा कि वहाँ भी 2035 तक कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल पर जो बैन को लेकर फिर से बैन की बात कही गई, लेकिन अब फिर से वहाँ की भी सरकार ने उस पर पुनर्विचार जो कहा जाता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं सर। जबकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे आपने बात कहा वो भारत में तो नेग्लिजिबल है सर, कहाँ दिख रहा है? मैं भी तो बहुत सारे हाईवेज पर ट्रैवल करता हूँ, कहीं नहीं दिखता है सर। नहीं, सीएनजी दिखता है। इस मामले में मारुति सुजुकी की एक राय जो है, या जो वो बार बार कहते हैं, मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन है आरसी भार्गव, वो पिछले कई साल से इस बात को लगातार कह रहे हैं। उनका कहना है कि
आपको दोनों चीज़ों को कायम रखना चाहिए। उनका दूसरा तर्क यह है कि हाइब्रिड कारों की तरफ हमको कोशिश करनी चाहिए जहां पर ड्यूअल फ्यूल पर गाड़ी चल सके। ड्यूअल फ्यूल का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक उस पर भी चलेगी और आपकी पेट्रोल पे भी चलेगी। इस तरह से अब जो कंपनियां इंजन बना रही हैं या जिन कंपनियों की पूरी कैपेसिटी आईसीई व्हीकल्स की है, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की है, उनका पूरा पिछला इन्वेस्टमेंट जो और एक कार का मॉडल तैयार करने में करोड़ों रुपए का खर्च लगता है। फिर इन्वेंट्री वो तब है जब आपका पूरा प्लांट, पूरा असेंबली, सारी चीज़ें तैयार हैं। उसके बावजूद जब आपको एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं कोई भी कार कंपनी, तो उसका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। और फिर सर प्लस उसमें इन्वेंट्री जोड़ दो तो और लॉस है। फिर वो जब गाड़ियाँ बिकना न बिकना, डीलरों के पास इन्वेंट्री का बड़ा होना, वो सब तो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें लंबा चौड़ा वर्कफोर्स भी जुड़ा हुआ होता है, लोगों की नौकरियां भी जुड़ी होती हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।